तो आज चलिए शुरू करते हैं हम हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर, अब हिस्टैरिसीस का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस मोटर का प्रिंसिपल पढ़ने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं हिस्टैरिसीस होता क्या है। हिस्टैरिसीस का नाम आपने सुना होगा, ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस। तो उसी हिस्टैरिसीस लॉस जिस कारण से होता है उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हमने अपना एडवांटेज बना दिया है, ठीक है। और उसी हिस्टैरिसीस प्रिंसिपल पर ही हम मोटर को रन कराते हैं यहाँ पर। तो हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में, हिस्टैरिसीस के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, पहले 12वीं क्लास में पढ़ा होगा ये हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, तो सबसे पहले इसको चलो देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। सपोज करो कि ये एक सोलेनॉइड होता है, ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है। सोलेनॉइड तो जानते हैं, कोई भी नलिका होती है उसके ऊपर वाइंडिंग्स भी होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। और इसको हमने यहाँ पर एसी सप्लाई से जोड़ दिया, इसको यहाँ पर हमने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। तो ये इसका सपोज करो, ये इस पे पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। अगर ठीक, अब इस नलिका के अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है। मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं, ये तो आप जानते हैं। एक होते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एक होते हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो अगर डाईमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। जब भी फ्लक्स लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस इसके पास से गुजरती हैं तो क्या होता है कि इससे दूर हट जाती है, मतलब कि रिपल्सन फोर्स यहाँ पर लगता है। अगर मैंने यहाँ पे डाईमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे कोई इसके चारों यहाँ पर ये N पोल है, ये S पोल है, ठीक है। और मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस डाईमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया है, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होती है, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी विशेषता, ये चुंबकीय लाइन जो होती है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती हैं, इनको अपने से दूर पीछे फेंक देता है, पीछे हटा देता है, भगा देता है। तो मतलब यहाँ पर डाईमैग्नेटिक मटेरियल में क्या लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, ठीक है। ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसको पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है और उसको फ्लक्स लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो इसके सेंटर से होकर गुजरेंगी, वो इसके अंदर से होकर गुजरेंगी, ना कि इससे दूर हटेंगी, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स इसमें लगेगा। बात समझ में? तो ठीक है। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनको बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। इनकी जो चुंबकशीलता होती है, इनकी जो परमिटिविटी होती है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब कि सिंपल भाषा में कहें, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब कि अगर हम कहें कि सपोज करो कुछ दूरी पर कोई मटेरियल रखा है और ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर हम यहीं पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो क्या होगा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस दूरी पर इसको
अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने कहीं चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो ये चुंबकीय रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। बात समझ में? तो ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलिए अब बात करते हैं, तो आपको बता दें मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में भी। तीन प्रकार के हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। यदि किसी सोलेनॉइड के अंदर जो हम BH कर्व बनाते हैं, तो BH कर्व कैसे बनाते हैं? ये होती है हमारी H, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता H, जो करंट, ठीक है। और ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। कितना मैग्नेटिक फील्ड स्टोर उसमें हुआ, कितना मैग्नेटिज्म बना, कितना चुंबकीय चुंबक उस पदार्थ के अंदर बना, ठीक है। ये वो दर्शाएगा B, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो हम करंट को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरी करेंगे, ठीक है, घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस सोलेनॉइड के अंदर हमने रख दिया, ठीक। अब हम देखिए यहां से शुरू करते हैं, जीरो पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक। होता क्या है कि हम धीरे धीरे H को बढ़ाते हैं, ठीक है, करंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ये इस हिसाब से बढ़ेगा, मतलब कि हम हल्का सा करंट बढ़ाएंगे और मैग्नेटिक डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी बहुत तेजी से इसके अंदर बढ़ेगी। और एक पॉइंट ऐसा आता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। यहां पर जाने के बाद में आपकी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो बढ़नी बंद हो जाएगी। बात समझ में आई? भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कैसे बढ़ती है, कोई भी मटेरियल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम डाइपोल बोलते हैं। ये तितर बितर रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक क्षेत्र में रखकर इसमें फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे एक दिशा में अलाइन हो जाएंगे, उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएंगे, तो इस पॉइंट में जाके वो रुक जाते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी उसके अंदर नहीं बढ़ सकती। तो हमने H को 0 पॉइंट से लिया और यहां तक हमने बढ़ाया। बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, इससे ज्यादा तो फ्लक्स इसके अंदर बढ़ नहीं सकता, जो चुंबक था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी वो इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको हम वापस कम करते हैं, जैसे हमने इंक्रीज किया था अब हम इसको डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज करने पर हमें ऐसा ही ग्राफ मिलना चाहिए, है ना। हम उम्मीद तो ये करते हैं कि हमें ऐसा ही ग्राफ मिलना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा ग्राफ नहीं मिलता है, ठीक है। बल्कि कैसे मिलता है, ये जैसे हम इसको कम करते हैं, इसको हमने कम किया, ठीक है। तो हम जो फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम तेजी से कम कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लक्स डेंसिटी है वो बहुत स्लोली कम हो रही है वो, ठीक है। और जब हम इस करंट को 0 कर देते हैं, तो इस करंट को 0 करने पर भी इसके अंदर यहां पर देखिए हमने करंट को 0 कर दिया, ठीक है। जो फील्ड जो क्षेत्र में अप्लाई कर रहे थे इस पर, उसको हमने 0 कर दिया। तो 0 करने के बाद उसके अंदर जो चुंबक में जो फ्लक्स डेंसिटी है वो 0 होने चाहिए, ठीक। ये कोई सपोज को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, इसके अंदर मैंने रख दिया, ठीक है, लेकिन और मैंने फिर ये बाहर निकाल लिया, हमने 0 कर दिया, लेकिन अभी भी 0 नहीं है ये। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म, इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स ऑलरेडी मौजूद है, अब इसके अंदर रह गया है, शेष रह गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 नहीं है, ठीक। बस समझ में आई? हमने तो 0 कर दिया, लेकिन ये 0 नहीं है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको फिर हम करंट को नेगेटिव दिशा में लेकर आते हैं, ठीक। और फिर इसी तरह जब नेगेटिव दिशा में बढ़ाएंगे तो फिर इसी तरह ये लूप बनेगा, ठीक। और फिर इसी तरह नेगेटिव दिशा में जब कम करेंगे तो फिर ये इसी तरह का लूप बनेगा, ठीक है। तो फिर ये इसी तरह का लूप बनता है। बात समझ में आई? ये दोनों तरफ इसके बराबर रहेगा, थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, ठीक है। मतलब कि आप देख रहे हो कहां पे 0 हुआ है,
जब हमने ये जो क्षेत्र अप्लाई किया था, जो फील्ड हम दे रहे थे, जो करंट हम दे रहे थे, वो करंट हमारी कितनी नेगेटिव दिशा में आ गई, तब जाके 0 हुआ है। ठीक, ये हिस्सा एक्चुअली में यही ट्रांसफार्मर हमारा लॉस होता है। ठीक है, ये जो इतनी एनर्जी वेस्ट हुई इसको 0 बनाने के लिए यही लॉस है, लेकिन यहाँ पर हम इस लॉस नहीं है, ये हमारा एडवांटेज बन गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यही हिस्टैरिसीस लूप है। मतलब अगर पॉजिटिव साइकिल आई और इसने इसको मैग्नेटाइज कर दिया और फिर इसने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, तो नेगेटिव साइकिल आई तो ये दूसरी तरफ मैग्नेटाइज होना चाहिए भाई। ये तो होता है, सपोज करो इधर इसमें एनपोल बना है, इधर बना इस साइकिल के दौरान, पॉजिटिव साइकिल के दौरान। ठीक है, नेगेटिव साइकिल के तुरंत बाद यहाँ पर एकदम यहाँ पर, ठीक है, ये इधर एस हो जाना चाहिए और इधर एन हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, कुछ समय बाद हो रहा है। ठीक है, तो इतना हिस्सा जो था ये हमारा लॉस में चला गया। जब हम लॉस की बात करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस की बात करते हैं, तो इतना जो पार्ट है वो हमारी पावर का लॉस में चला गया। अब हमारा ये एस हो गया, एन हो गया, इसी तरह पॉजिटिव साइकिल के दौरान होगा, इतना जो हिस्सा होगा वो हमारा लॉस में चला जाएगा। मतलब कुछ साइकिल चेंज होने के बाद, पोलैरिटी चेंज होने के बाद भी उस फेरोमैग्नेटिक, देखिए फेरोमैग्नेटिक मेटल की बात हो रही है, सभी की बात नहीं हो रही है, लोहे चुंबकीय पदार्थों की बात हो रही है। ठीक है, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम जब फील्ड इंटेंसिटी देते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी उसमें शेष रह जाती है, वो 0 होने पर भी 0 नहीं हो पाती है। अब इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर एडवांटेज लेते हैं। ठीक है, चलिए अब तो बात करते हैं हिस्टैरिसीस मॉडल। हो गया, तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में दो ही पार्ट इसमें होते हैं, एक तो स्टेटर और एक रोटर। देखिए जो यूनिफॉर्म, इसमें जो मैग्नेटिक जो इसमें जो टॉर्क होता है, जो रोटेटिंग टॉर्क जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म टॉर्क। वो जो होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आगे। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो होती है, इसके कंस्ट्रक्शन में बात करते हैं सबसे पहले स्टेटर। स्टेटर इसका बिल्कुल सिंपल वही सेम ऐसा ही होता है जैसे आपने परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का देखा होगा। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कैपेसिटर स्टेटर होता है उसमें क्या होता है, 2 वाइंडिंग रखी होती है और परमानेंटली कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर वाली स्टेटर लेंगे इसमें। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें हम, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, रोटर होता है और स्टेटर होता है। ठीक है, स्टेटर एंड रोटर। हिस्टैरिसीस मोटर आपकी सिंगल फेज एसी सप्लाई पे वाली भी होती है और 3 फेज हिस्टैरिसीस मोटर भी होती है। सिंगल फेज में हम क्या करते हैं, जो सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर होती है उसका जो स्टेटर होता है वो स्टेटर बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जैसा आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का था, परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर का था। ठीक है, या सैडेड पोल मोटर का। बात समझ में आई? या तो सैडेड पोल मोटर का जो स्टेटर होता है वो स्टेटर होता है, या जो परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होता है। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो कैपेसिटर जो परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो स्टेटर है वो हम इसलिए यूज करते हैं कैपेसिटर, क्योंकि उसमें भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन जनरेट होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता कि जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका ओपन होगा तब खाली मेन वाइंडिंग पर चलेगी। तो जो टॉर्क देता है वो कंटिन्यूअस होल ऑपरेशन के दौरान स्टार्टिंग से लेके रनिंग तक वो आपका एक समान रहता है, यूनिफॉर्म टॉर्क रहता है। ठीक है, तो जो स्टेटर होता है, स्टेटर बिल्कुल वही सेम होता है जो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होता है, परमानेंट कैपेसिटर टाइप। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है सेम वही कंस्ट्रक्शन यहीं पर होती है, या जो सैडेड पोल मोटर का स्टेटर होता है वही कंस्ट्रक्शन होती है। तो स्टेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर 3 फेज की लेंगे, देखो 3 फेज में क्या होगा, ज्यादा यूनिफॉर्म टॉर्क जनरेट होता है। ज्यादा यूनिफॉर्म मतलब ज्यादा एक समान, तो 3 फेज में ज्यादा यूनिफॉर्म टॉर्क जनरेट होता है। तो 3 फेज हिस्टैरिसीस मोटर के लिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर जो होता है बिल्कुल सेम वही लेते हैं। ठीक है, स्टेटर हो गया समझ में। अब बात करते हैं रोटर का। जो डिफरेंस होता है, जो स्पेशलिटी होती है इसके हिस्टैरिसीस मोटर में, वो स्पेशलिटी होती है किसमें,
रोटर में। रोटर जो होता है वो एकदम बिल्कुल सिंपल रोटर होता है, ना तो इसमें कोई वाइंडिंग्स होती हैं, ना कोई इसमें ब्रश होते हैं, ना कोई इसमें स्लिप रिंग्स लगी होती है, ठीक है। सिंपल बिल्कुल एकदम रोटर होता है। इसमें क्या होता है, जो रोटर होता है, रोटर को जो शाफ्ट होती है वो नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल की होती है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक, अचुंबकीय, ये मैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। और नॉन मैग्नेटिक मेटल हम इसलिए लेते हैं ताकि ऊपर की जो लेयर है इसमें यूनिफॉर्म टॉर्क जनरेट हो, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, देखिए जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है उसका रोटर का जो इनर्शिया है वो कम रखते हैं, इनर्शिया जितना ज्यादा कम होगा वो सिंक्रोनाइज होने में उतनी ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके स्टेटर का वेट हम कम से कम रखना चाहते हैं, तो कम से कम वेट तभी रखा जा सकता है। तो ये जो नॉन मैग्नेटिक मेटल होता है ये बना होता है एल्यूमिनियम का। किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये एल्यूमिनियम का बना होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, वेट कम होता है, ठीक है, जिससे इसका वेट भी कम हो जाता है। इस एल्यूमिनियम की परत के ऊपर एक स्पेशल लेयर चढ़ी होती है, एक स्पेशल कोटिंग होती है, जो कोटिंग होती है किसकी, स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल की। ये स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है, ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और ये वो वाला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसका हिस्टैरिसीस लूप का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वही मटेरियल हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। ज्यादा टॉर्क जनरेट करने के लिए हम ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसका, ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं जिसका हिस्टैरिसीस लूप का साइज बड़ा हो, ठीक है। बात समझ में? तो हम चाहते हैं कि ऐसा मटेरियल यहाँ पर लगाया जाए जिसका हिस्टैरिसीस लूप का साइज ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब कि आइडियल केस के नजदीक हो। बात समझ में? तो यहाँ पर हम स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल क्या लेते हैं, या तो हार्ड क्रोम मेटल लेते हैं या कोबाल्ट स्टील लेते हैं। कोबाल्ट स्टील या हार्ड क्रोम का अगर हम हिस्टैरिसीस लूप खींचे तो ये वाइड रेंज में होगा, लगभग ऐसा होगा, ठीक है। आइडियल तो आइडियल केस में ये होता है, ठीक, लेकिन आइडियल के नजदीक ही लेते हैं, ठीक है। बात समझ में? तो फिर से रिव्यू करते हैं। रोटर जो होता है नॉन मैग्नेटिक मेटल का बना होता है, लाइक दैट एल्यूमिनियम। इसके ऊपर एक स्पेशल मैग्नेटिक मेटल की कोटिंग चढ़ी होती है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मेटल मतलब कोबाल्ट स्टील या हार्ड क्रोम, मतलब ऐसा मटेरियल जिसका हिस्टैरिसीस लूप की रेंज ज्यादा हो, ज्यादा साइज, उसका जो साइज है वो हिस्टैरिसीस लूप का ज्यादा हो, ठीक है। ऐसा मटेरियल लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा रोटर, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। और इसकी जो ये आउटर लेयर होती है, ये आउटर लेयर हमारी लैमिनेटेड होती है और इसमें रिंग्स कटी होती है, मतलब रिंग लगी होती है, ठीक है। रिंग इसलिए ताकि वो कॉकिंग की प्रॉब्लम ना आए, मतलब कि वो उसके साथ स्टार्टिंग में लॉकिंग ना हो, ठीक है। तो ये लैमिनेटेड होती है, ठीक है। लैमिनेशन यूज करते हैं डिफरेंट फॉल्स को दूर करने के लिए, क्लियर। तो ये ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आई। तो चलिए बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल आखिर इसमें टॉर्क जो होता है वो कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि स्टेटर आपका सेम है, ठीक। स्टेटर में आपने क्या दिया हुआ है, जब आप स्टेटर को सिंगल फेज सप्लाई या 3 फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है। आपने हिस्टैरिसीस मोटर को, स्टेटर को अगर सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर है तो सिंगल फेज सप्लाई दी, ठीक है, या 3 फेज हिस्टैरिसीस मोटर है तो 3 फेज सप्लाई दी। तो सिंगल फेज या 3 फेज सप्लाई देने पर क्या होगा, स्टेटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये तो तुम जानते हो अच्छी तरीके से। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो उसमें जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स रोटर को भी कट करेगा, ठीक है। वो रोटर के साथ भी लिंक होगा। तो वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या करेगा, वो इस रोटर के अंदर भी पोल्स जनरेट कर देगा। बात समझ में आई? वो इस रोटर, ये देखिए स्टेटर है, ठीक, स्टेटर को हमने सप्लाई दी थी, इसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक। और उस फील्ड ने, उस फ्लक्स ने क्या किया, इस रोटर के साथ लिंक हुआ, रोटर में भी पोल्स इसने जनरेट कर दिए, ठीक है। एक्चुअली हम कहते हैं कि इसमें जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट टॉर्क, ठीक है। ये जो स्टेटर है, ये स्टेटर इस पर एक्ट करता है
और इसके अंदर हिस्टैरिसीस और एडी करंट टॉर्क इसको जनरेट कर देता है, ठीक है, इसकी वजह से टॉर्क इसमें जनरेट होता है, ठीक। तो इसके अंदर पोल्स जनरेट कर देगा। अब पोल जनरेट करने के बाद में होगा क्या, देखिए ये आपका हमने मान लिया कि ये स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक। यहां पर आपका क्या है, यहां पर स्टेटर के पोल्स बने हुए हैं एन और एस, ठीक, हमने मान लिया। और जब ये पोल्स इसके अंदर जनरेट कर देगा तो पोल जनरेट करने के कारण क्या होगा, देखिए जो हिस्टैरिसीस मटेरियल है, उस हिस्टैरिसीस मटेरियल में हिस्टैरिसीस लॉस के कारण, हिस्टैरिसीस इफेक्ट के कारण जो फ्लक्स होगा रोटर के अंदर, वो फ्लक्स क्या करेगा, लैग करेगा स्टेटर फ्लक्स। बात समझ में, इस पॉइंट को लाइन पर ध्यान सुनो। जो रोटर में हिस्टैरिसीस इफेक्ट के कारण फ्लक्स उत्पन्न होगा, वो फ्लक्स स्टेटर के फ्लक्स से लैग करेगा, क्योंकि यही तो हो रहा था भाई। आप अगर हिस्टैरिसीस लूप उठाकर देखें तो क्या हो रहा था, ये आपने दिया और जब आपने इसको फिर से जीरो किया, पोलैरिटी को चेंज किया, तो पोलैरिटी चेंज करने के बाद इतना मैग्नेटिक फील्ड इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस इफेक्ट के कारण वो क्या करेगा, जो रोटर फ्लक्स है वो लैग कर जाएगा, ठीक है। तो जब वो लैग कर जाएगा तो लैग करने पर हमने मान लिया कि उसका जो रोटर फ्लक्स का जो एक्सिस है वो ये। अब क्या हुआ कि जो स्टेटर एक्सिस है और रोटर एक्सिस है, इसके बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया, ये इसको बोलते हैं टॉर्क एंगल ईटा। ये आपने थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में भी पढ़ा होगा, ठीक। अब ये जो टॉर्क एंगल ईटा है, ये सॉरी डेल्टा है, ये टॉर्क एंगल डेल्टा। आपने सिंक्रोनस मोटर का, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर याद हो तो क्या होता है, ये एक मैग्नेटिक लॉकिंग होती है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये जो एंगल है यही रेस्पॉन्सिबल है इस मोटर के अंदर टॉर्क को जनरेट करने के लिए, और ये रोटर पर टॉर्क जनरेट कर देगा, और जनरेट करने के बाद रोटर क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। तो एक चीज समझ में आई। तो देखिए होता क्या है, अब ये जो एंगल आपके क्रिएट हुआ है, ये एंगल आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये एंगल डिपेंड करता है आपके जो मटेरियल आपने यूज किया है, उसकी जो आउटर, रोटर की जो आउटर लेयर थी, उस आउटर लेयर को बनाने में जो मटेरियल यूज किया है उसके हिस्टैरिसीस लूप पर ये एंगल डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो एंगल है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। स्टेटर के द्वारा हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, बात समझ में आ रही है। तो होता क्या है, इसमें दो टॉर्क जनरेट होते हैं, एक तो एडी करंट टॉर्क होता है, ठीक, और एक होता है हिस्टैरिसीस करंट, हिस्टैरिसीस करंट, ठीक है। तो जो एडी करंट, और जब ये मोटर स्टार्ट होती है तो मोटर के स्टार्टिंग में दोनों ही टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होती है, ठीक है। दोनों ही टॉर्क काम करते हैं, एडी करंट टॉर्क भी होती है और हिस्टैरिसीस होती है। लेकिन जैसे ही रोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक पहुंचता है, एडी करंट टॉर्क आपका जीरो हो जाता है, और मोटर जो रन करती है वो केवल हिस्टैरिसीस टॉर्क पर ही रन करती है, ठीक है, बात समझ में आई। तो जो आपकी मोटर है वो हिस्टैरिसीस टॉर्क पर ही रन करेगी, ठीक। एडी करंट केवल आपका स्टार्टिंग में ऐड होगा हिस्टैरिसीस टॉर्क के साथ, ठीक है। अब ये एक्सिस कैसे जनरेट होता है, ये एंगल बनता कैसे है, अब ये बात समझने की है। कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह यही लिखा हुआ है कि हिस्टैरिसीस मोटर में रोटर एक्सिस और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के बीच में एक एंगल क्रिएट हो जाता है, और वो एंगल रेस्पॉन्सिबल होता है मोटर में टॉर्क उत्पन्न करने के लिए। अब ये एंगल बनता कैसे, एक्चुअली में टॉर्क उत्पन्न होता कैसे, रोटर घूमता है कैसे, बात है वो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एंगल क्रिएट हुआ कैसे। देखिए इसमें आप आओ, यहां पर ये आपका रोटर है, ठीक, ये क्या है, ये रोटर है, ठीक। हमने क्या कहा था, जब हमने इसको सिंगल फेज या थ्री फेज सप्लाई दी तो स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो ये स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये तो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, तो पोल्स तो इसके अंदर भी है, ठीक है। हमने मान लिया रोटेशन इसकी ये साइड है, बात समझ में आई। तो इसने इसका एन पोल सपोज करो यहाँ है, इसका एस पोल यहाँ है, एक एन पोल इसका यहाँ है, इधर घूम रहा है, तो एक एन पोल यहाँ है और एक एस पोल यहाँ है, बात समझ में आई। इसके हमने चार पोल मान लिए, दिख रहा है इसमें। तो
टॉर्क जनरेट होने पर क्या हुआ कि जो रोटर है, रोटर के अंदर कोई वाइंडिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल टाइप रोटर है, ना कोई वाइंडिंग्स है, ना कोई ब्रश है, ना कोई स्लिप है, नो अदर एक्स्ट्रा थिंग्स। ठीक है, तो ये ठोस मटेरियल है, ये परमानेंट मैग्नेट काम करेगा। ठीक है, ये ठोस मटेरियल। तो ठोस मटेरियल में क्या होता है, जहां वाइंडिंग्स नहीं होती है वहां पर होता क्या है कि एडी करंट भी वहां पर जनरेट हो जाती है। एडी करंट मतलब भाव जाता है। ठीक है, सपोज फॉर ये प्लेट है, इसको कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसके अंदर ऐसे गोल 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 एडी करंट उत्पन्न हो जाएंगे। और ये एडी करंट उसी मेन करंट का, उसी जिस मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा है उसी का विरोध करेगा। ठीक है, एडी करंट के बारे में डिटेल में समझा देंगे। अब बात आती है इसको, जब इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ इसमें, ठीक है, सप्लाई दी, तो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब आरएमएफ, इस आरएमएफ ने इस रोटर के अंदर पोल जनरेट कर दिए। बात समझ में? सपोज करो उसने यहाँ पर एन पोल था, ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने देखा है कि स्टार्टिंग में एडी करंट टॉर्क भी होता है। ठीक है, तो एडी करंट क्या होता है, जिसके कारण वो उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। मतलब जो पोल यहाँ पर होगा एन, वही सेम पोल क्या जनरेट करेगी, यहाँ पर सेम पोल को जनरेट कर देगी एन। ठीक है, अब एन स्टेटर में उत्पन्न हुआ, एन इसने रोटर में उत्पन्न कर दिया। अब जो एन है, और आप देख रहे हैं कि हिस्टेरिसिस में, हिस्टेरिसिस लूप की अगर बात करें तो फ्लक्स उसमें लेट जनरेट होता है और देर तक रहता है। बात समझ में? रोटर का जो फ्लक्स था वो लैग कर रहा था, वो रोटर का फ्लक्स पीछे था क्योंकि देर में जनरेट हुआ। ठीक, अब ये एन पोल जो होगा, ये एन होगा, ये तो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। अब ये एन जो होगा, इस एन को पीछे फेंक देगा, ये एन यहां ना आके यहां आ गया, तो इसका एक्सिस बन गया ये। दैट्स व्हाई इस कारण से एडी करंट टॉर्क के कारण क्या होता है ये, ठीक है, ये आपका एक्सिस इसका कुछ एंगल पे बन जाता है। बात समझ में? इस एन ने इस एन को पीछे फेंका, ठीक, क्लियर, और आपका एक्सिस हो गया ये। अब ये तो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, फोर्स तो लग रहा है दोनों के बीच में, ये इसको रिपेल तो कर रहा है ना, आपका सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो इसने इसको पीछे फेंका और दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हुआ। बात समझ में? दोनों के बीच में क्या हुआ, देखो फोर्स लग रहा है, ये कंटिन्यू इसको पीछे फेंके हुए हैं, ठीक, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन उत्पन्न हुआ। इंटरेक्शन मतलब टकराव की स्थिति है। अब पीछे से एस पोल आ रहा है, ठीक, ये पकड़ेगा कहां से, ये इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। अब ये एन तो निकल गया, एन यहां एन बना, यहां भी एन बना, और ये एन तो थोड़ा निकल गया क्योंकि तेजी से घूम रहा है। अब हम देख रहे हैं कि हम जो देख रहे थे वो क्या, अब ये जीरो वाली कंडीशन आ गई, जो पोलरिटी थी वो नेगेटिव दिशा में आ गई। जब ये एस पोल के नजदीक आएगा, ठीक है, बात समझ में आई, एस पोल के जब नजदीक, यहां पर एन जो था वो एन तो आगे हो गया, अब ये धीरे धीरे एन आगे निकल रहा है और एस पास में आ रहा है, तो मतलब पोलरिटी चेंज हो रही है। अब जब जीरो पे था, तो जीरो पे होने के बाद भी क्या था, हिस्टेरिसिस लूप के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बचा हुआ है, और उसकी नेचर क्या होगी, वो एन पोल नेचर का होगा। तो इस, अब यहां पर क्या आ गया, एस पोल आ गया। अब इस एस पोल और इस एन पोल के कारण क्या होगा, अट्रैक्शन होगा थोड़ा। बात समझ में? इस एस पोल और ये थोड़ा सा जो एस पोल बचा है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और जैसे ये घूम रहा है इस साइड में, तो ये कुछ दूरी तक इसको घुमा के ले जाएगा। बात समझ में? बात समझ में या नहीं है? ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और अट्रैक्ट करने के बाद में इसको, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, अभी रोटर में इनर्शिया है, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं पहुंचा है, ठीक है, तो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वही फ्रीक्वेंसी है जो इस स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो ये एस पोल, ये यहां पर एन बना और ये यहां पर एस आया, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया और इसको खींच के ले गया, ठीक है, और ये तेजी से फिर निकल गया। ठीक, और जब ये निकल गया तो अब क्या बना यहां पर, जब ये एस पोल के नजदीक आएगा तो क्या बनेगा, एस पोल बनेगा। भाई इसने अट्रैक्ट किया इसको और रोटर को घुमा के ले गया। देखो जब यहाँ पे एन पोल बना तो
यहाँ एस पोल है, यहाँ भी दोनों के बीच में क्या एंगल है, ठीक है। जब ये एस पोल इसके नजदीक आएगा तो एस पोल इसको फेंकेगा थोड़ी, ठीक है। एस पोल इसको स्टार्टिंग में अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मतलब इधर इसने फेंका और इसने खींचा, बात समझ में आई। तो कंटिन्यूअस फोर्स क्या लगा, एक डायरेक्शन में लगा नहीं लगा। इसने तो इसको फेंक दिया और इसने इसको खींच लिया, ठीक, इसने इसको चिपका लिया। अब ये क्या करेगा, एस पोल के साथ घूमेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, तो वो एन टाइप का है, एस टाइप का है, ठीक है। तो इसके साथ घूम जाएगा, बात समझ में आई। और जैसे ये एस के संपर्क में आएगा तो फिर एडी करंट क्या होगी, इसको एस बना देगा, इसका अप्रोच करेगा, सेम पोल बना देगी एस। अब ये क्योंकि स्पीड पर आ गया, नियर टू सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। अब जब अगली बार एन पोल इसके नजदीक आएगा, ये एन पोल घूम के फिर जब यहाँ पर आएगा और ये एस है, तो ये दोनों लॉक कर लेंगे एक दूसरे को, बात समझ में आई। मोटर जो इसका जो रोटर होगा फिर वो एज ए परमानेंट मैग्नेट काम करेगा। आइए बात समझ में नहीं आई है। देखिए ये जो एंगल क्रिएट हुआ, एडी करंट टॉर्क की वजह से एंगल क्रिएट हुआ, ठीक। ये एन पोल था, इसका भी एन पोल था, तो एन पोल इसको खींचेगा थोड़ी, इसको फेंक देगा, और इधर से एस पोल आ रहा था जिसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। बात समझ में आई, हमारी बात समझ में नहीं आ रही। और जैसे इसने अट्रैक्ट कर लिया तो मतलब रोटर पर कंटिन्यूअस डायरेक्शन में टॉर्क लगा, इसने इसको फेंका और इसने इसको खींच लिया, ठीक है। अब इसको खींचना ये, क्योंकि ये तो रोटेटिंग है, ठीक है, वो घूम रहा है इस एंगल पर, ठीक है। इसने इसको फेंका और ये स्टेटर इधर आया और इसने इसको खींच लिया, और इसके साथ में एन पोल, क्योंकि अभी भी इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इतना बचा हुआ है, तो उस थोड़े से बचे हुए फ्लक्स के साथ ये रोटर के फ्लक्स के साथ चिपक गया और इसके साथ घूम गया, बात समझ में आई। और क्योंकि तेजी में घूम रहा है तो अगला पोल जब आएगा तो फिर क्या होगा, अब क्या होगा, जो एन था वो इसके साथ चिपक गया, और लेकिन क्या है कि अभी भी रोटर जब स्टार्ट हुआ है इनर्शिया के कारण, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचा नहीं है, ठीक। तो अगले पोल में अगले चक्कर में जैसी एस, अब जब एस के नजदीक आ गया तो एस पोल बन जाएगा इसमें। अब एस तो इसको एस बना के आगे निकल जाएगा और रोटर लगभग नियर सिंक्रोनस स्पीड है, तो अगली बार जब एन आएगा तो इस एस को एन के साथ चिपका देगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये जो एडी करंट टॉर्क है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में लॉकिंग कंडीशन बन जाएगी, बात समझ में आई। इसका एन इसके एस के साथ चिपक जाएगा, और लॉक होने के बाद, मैग्नेटिक लॉकिंग होने के बाद में क्या होगा, रोटर इस रोटेटिंग स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूमेगा, बात समझ में आई। तो ये इसको फेंक देता है, तो इस फेंक की वजह से एंगल क्रिएट होता है, मतलब कि ये वाला। तो ये जितना ज्यादा एंगल होगा, देखो हम बात कर रहे हैं उसी की, एंगल जितना ज्यादा होगा मतलब कि ये उतने ही अपोजिट पोल के नजदीक होगा, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, उतने ही अपोजिट पोल के नजदीक होगा। तो ये इसको फेंकेगा, वो खींचेगा और इसको अपने साथ घुमा लेगा, मैग्नेटिक लॉक कर देगा, ये बात समझ में आई। तो इसी कारण हिस्टेरेसिस मोटर में क्या होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि एक स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सेस होता है और रोटर के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सेस होता है, दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही बेटर हमारा टॉर्क होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एंगल होगा उतने डिस्टेंस होगी, उतना ही अपोजिट पोल के नियर होगा, नजदीक होगा, तो लॉक होने में आसानी होगी, बात समझ में आई, क्लियर है। तो चलिए, तो ये था इसका प्रिंसिपल, ठीक। इसमें दो चीजें ध्यान रखने की है, स्टार्टिंग में एडी करंट टॉर्क भी होता है और हिस्टेरेसिस टॉर्क भी होता है। एडी करंट इफेक्ट के कारण भी टॉर्क उत्पन्न होता है, हिस्टेरेसिस इफेक्ट के कारण टॉर्क होता है। लेकिन जैसे ही मोटर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचता है, सिंक्रोनस स्पीड पर ये एडी करंट टॉर्क जो होता है ये जीरो हो जाता है, मोटर जो रन करती है वो हिस्टेरेसिस टॉर्क पर रन करती है, बात समझ में आई। ये एकदम ऑपरेशन जो होता है नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, इसमें कोई आवाज नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल था। अब हम बात करते हैं इसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो हिस्टेरेसिस मोटर है उसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम डिफरेंट है, इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इंडक्शन मोटर में आप क्या देख रहे थे, यहाँ से टॉर्क स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, ठीक है। फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका ओपन हो गया और फिर थोड़ा टॉर्क बढ़ा, एकदम
इंडक्शन मोटर क्या होता है, इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड पर टॉर्क जो हो जाता है बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। और जब टॉर्क जीरो हो जाएगा तो मोटर रुक जाएगी, इसलिए इंडक्शन मोटर कभी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करती है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर में टॉर्क जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और जीरो होने पर मोटर रुक जाएगी, ठीक है। हिस्टेरेसिस मोटर में आप देखो क्या एनालाइज कर रहे हो, ये आपकी स्पीड है, आप देख रहे हो जीरो स्पीड पे भी वही टॉर्क है जो टॉर्क स्टार्ट है, और ये आपकी स्पीड पहुंच गई सिंक्रोनस स्पीड है, बात समझ में आई। और सिंक्रोनस स्पीड पर भी बिल्कुल वही टॉर्क है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड पर आपका टॉर्क जो है हल्का सा डाउन हुआ, ठीक, लेकिन हम कह सकते हैं कि सेम टॉर्क आपका सिंक्रोनस स्पीड पर है, सेम टॉर्क आपका स्टार्टिंग पर है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि रोटर जैसे ही स्टार्ट हुआ, रोटर को तुरंत अपोजिट पोल ने एकदम लपक लिया और उसको अपने साथ घुमा लिया। जैसे उसने पोल्स इंड्यूस्ड किए एक, ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम डिफरेंस के बाद में, एक या दो राउंड के बाद में तुरंत आपका वो रोटर सिंक्रोनस स्पीड के साथ लॉक हो गया, बात समझ में आई। इस टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम कह सकते हैं कि मतलब स्टार्टिंग से ही रोटर को स्टेटर पोल ने पोल्स इंड्यूस किया और उसको लपक लिया, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में दिख रहा है कि स्टार्टिंग में भी जब आपकी स्पीड जो थी, जब स्टार्टिंग थी तब भी टॉर्क सेम था और सिंक्रोनस स्पीड पर भी टॉर्क आपका सेम, ठीक है, यही इसकी स्पेसिफिसिटी है। तो एक यूनिफॉर्म टॉर्क होने की वजह से इसकी जो स्पीड रहती है बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और इसका जो ऑपरेशन होता है, जो इसका चलती है मोटर का, ठीक है, रनिंग ऑपरेशन होता है एकदम बिल्कुल नॉइजलेस होता है, कोई आवाज नहीं आती, कोई नॉइज इसमें नहीं आती है, ठीक है। तो ये इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। अब इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन में हम देख रहे हैं कि इसका जो रोटर होता है उसको कोई स्लॉट्स नहीं होते हैं, कोई वाइंडिंग नहीं होती है, तो एकदम स्मूथ रनिंग होती है, एकदम बिल्कुल स्मूथ, कोई नॉइज नहीं, एकदम नॉइजलेस ऑपरेशन इसका होता है। तो इसी नॉइजलेस ऑपरेशन के कारण इस मोटर को, हिस्टेरेसिस मोटर को हम कहाँ यूज करते हैं, इस मोटर को हम यूज करते हैं रिकॉर्डिंग प्लेयर में, जो हमारी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, वहां पर जो मोटर्स यूज होती हैं, क्योंकि अगर नॉइज होगी तो रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और ये होती है नॉइजलेस ऑपरेशन, तो इसको रिकॉर्डिंग में यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक क्लॉक, जो इलेक्ट्रिक घड़ियां होती हैं उनमें इसको यूज करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं इसको, रिकॉर्डिंग्स में यूज करते हैं, टेप रिकॉर्डर में यूज करते हैं, साउंड, ठीक है, बात समझ में आई। टाइमिंग डिवाइसेस जो होती हैं उनमें हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, फिर अगर हम इसको मल्टी स्पीड पर भी चला सकते हैं, ऐसा ही मल्टी स्पीड पर नहीं चला सकते। अगर इसको स्टेटर में अगर हम पोल चेंजिंग के द्वारा, ठीक है, स्टेटर में अगर हम पोल चेंज करें तो पोल चेंज के द्वारा हम इसकी स्पीड को मल्टी स्पीड भी बना सकते हैं, मतलब इसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं, बाय कंट्रोलिंग द पोल, बाय चेंजिंग द पोल ऑफ स्टेटर। स्टेटर के पोल चेंज करके इसकी स्पीड को चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द हिस्टेरेसिस मोटर, कैसे उसके अंदर ये एक्सिस जनरेट होता है, टॉर्क एंगल जनरेट होता है, ठीक है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, प्रिंसिपल होती है, ठीक है। तो ये सब हिस्टेरेसिस मोटर के बारे में था। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आया तो बताओ, क्लियर है।